बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 97 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई थी और 1948 में बेनज़ीर भुट्टो खुद से अपनी मर्जी से जिला वतनी इख्तियार करते हुए मुल्क से बाहर चली गई थी। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत के आखिरी टाइम पर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान वापस आने का ऐलान किया। लेकिन दोस्तों, तारीख दूसरी मरतबा अपने आप को दोहराने यानी रिपीट करने जा रही थी। पहली मरतबा जनरल ज़िया उल हक के दौरे हुकूमत में बेनज़ीर भुट्टो जिला वतनी के बाद लंदन से वापस आई थी। अप्रैल 1986 में पहली मरतबा लाहौर एयरपोर्ट पर इनका बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल हुआ था। लाखों की तादाद में लोग अपनी कायद, अपनी लीडर की एक झलक देखने के लिए मुल्क भर से लाहौर पहुंच गए थे। 21 साल के बाद फिर वही मंजर था, मगर इस मरतबा जगह बदल गई थी, क्योंकि इस मरतबा लाहौर नहीं कराची था। इस मरतबा एक और जनरल यानी जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी और बेनज़ीर भुट्टो 8 साल जिला वतनी के बाद दुबई से कराची पहुंच रही थी। इलेक्शन का ऐलान हो चुका था। पीपल्स पार्टी के साथ साथ दूसरे सियासी पार्टियों को काफी मुश्किलात का सामना था। जलसों में बम धमाके हो रहे थे और सियासी पार्टियों को इलेक्शन से दूर रखने के लिए खुद कुछ हमलावर मैदान में आ चुके थे। दोस्तों, 1986 और 2007 के पाकिस्तान में जमीन और आसमान का फर्क बताया जा रहा था। तज्जियाकारों का यह कहना था कि पीपल्स पार्टी की मकबूलियत कम हो चुकी है, लेकिन दोस्तों मुल्क भर से पहले ही पीपल्स पार्टी के कारकुनों के काफिले पहुंचने शुरू हो गए थे। 11 अक्टूबर की रात से ही टीवी चैनलों ने जलसों और कराची की शाहराहों के लाइव टेलीकास्ट कवरेज शुरू कर दी थी। दुनिया भर के लोगों की नजरें बस टीवी स्क्रीनों पर थी, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के इख्तिताम यानी एंड पर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो ने वतन वापसी का ऐलान किया था। दोस्तों, सीनियर सियासतदान पॉलिटिशियन अपनी बुक लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक में लिखते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के महल में बेनज़ीर भुट्टो के साथ मुज़ाकरात में तारिक अजीज और लेफ्टिनेंट जनरल हामिद शरीक थे, जबकि इस मीटिंग में जनरल कियानी की मौजूदगी कंफर्म नहीं है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाहिश थी कि वो शामिल हों। तारिक अजीज एक ऐसी हुकूमत बनाना चाहते थे जिसमें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ हों और पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों। बेनज़ीर की मुल्क में वापसी के लिए तारिक अजीज ने अहम रोल अदा किया। NRO तय हो चुका था और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तमाम केसेस वापस लिए गए थे। दोस्तों, सबसे अहम बात तो यह है कि शेख रशीद के मुताबिक चौधरी शुजात और परवेज इलाही NRO के खिलाफ थे, लेकिन जनरल मुशर्रफ और तारिक अजीज के सामने बोल नहीं सकते थे। बाद में साबित हुआ कि चौधरी शुजात ठीक कह रहे थे कि तारिक अजीज का फैसला दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तान आने से पहले दुबई में बेनज़ीर भुट्टो ने अपने बच्चों से मुलाकात की और बलाओं मुसीबतों से हिफाजत के लिए इमाम जामिन बाजू पर बांधकर एयरपोर्ट रवाना हुई। उसी एरोप्लेन में जर्नलिस्टों की एक बड़ी तादाद थी जो बेनज़ीर भुट्टो को वतन वापस ला रही थी। दोस्तों, खुद बेनज़ीर भुट्टो को भी यकीन नहीं था कि लोग इतनी बड़ी तादाद में इनके इस्तकबाल के लिए आएंगे। लैंडिंग से पहले एरोप्लेन जब कराची के ऊपर से गुजरा तो लोगों की इतनी बड़ी तादाद देखकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आंखें नम हो गई थीं। बेनज़ीर को जलसागाह तक ले जाने के लिए एक बुलेट प्रूफ ट्रक तैयार किया गया था, जिसको पीपल्स पार्टी के झंडों से सजाया गया था। ट्रक ने अपने सफर का आगाज शुरू किया। बड़ी तादाद में लोग रक्स करते, ढोल बजाते, पीपल्स पार्टी के झंडे लहराते कारकुन ट्रक के साथ साथ चल रहे थे। दोस्तों, कारकुनों के एक ग्रुप ने बेनज़ीर भुट्टो को अपने घेरे में ले रखा था। ये फोर्स बेनज़ीर भुट्टो की हिफाजत के लिए तैयार की गई थी और ये फोर्स इस जलूस में अपनी कायद बेनज़ीर भुट्टो के लिए इंसानी ढाल का किरदार अदा कर रही थी और ये कारकुन जानिसारे बेनज़ीर भुट्टो के नाम से जाने जाते थे। फिर कारसाज के पास वही हुआ जिस बात का डर था। रात के 1 बजे जो कारकुन अपनी कायद के आने की खुशी में रक्स कर रहे थे, इन कारकुनों के दरमियान मौत का रक्स भी शुरू हो गया। एक के बाद एक 2 धमाके हुए। इस धमाके में कम अज कम 200 अफराद हलाक हुए और 500 के करीब लोग जख्मी हो गए थे। जख्मियों में बड़ी तादाद उन चाहने वालों, उन जानिसारों की थी जो बेनज़ीर के ट्रक के गिर्द ढाल बन गए थे। बेनज़ीर भुट्टो इस साहने में महफूज रहीं। ये पैगाम था बेनज़ीर भुट्टो के लिए कि वो इलेक्शन से दूर रहें, लेकिन भुट्टो की बेटी ने डरने के बजाय इलेक्शन कैंपेन जारी रखने का ऐलान किया। कराची में जुलूस पर खुदकुश हमले के चंद रोज के बाद बेनज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो खुदकुश हमले का इल्जाम हुकूमत पर नहीं लगा रही और ना ही इस मसले पर हुकूमत को खुद पर कातिलाना हमले का इल्जाम ठहराती हैं, उस वक्त तक जब तक कि ये तहकीकात ना हो जाए कि स्ट्रीट लाइट्स क्यों बंद की गई। दोस्तों, पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि जनरल मुशर्रफ ने कोशिश की कि वो बेनज़ीर भुट्टो को रोकें कि वो पाकिस्तान ना आए। उस टाइम जो बातचीत तय हुई थी
उसमें चौधरी शुजात का यह कहना था कि बेनजीर भुट्टो ने दो बातें रखी थी, या तो आप तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनने की पाबंदी हटा दें और सियासी बुनियादों पर जो केसेस बनाए गए हैं इन्हें खत्म कर दें। चौधरी शुजात ने मुशर्रफ से कहा था कि अगर आपने तीसरी बार वजीर आजम बनने की पाबंदी खत्म की तो बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनकर पाकिस्तान में लैंडिंग करेंगी और वही प्राइम मिनिस्टर होंगी, क्योंकि वो इलेक्शन जीत जाएंगी और ये शर्त तस्लीम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, उस टाइम की हुकूमत इस कदर खौफजदा थी कि जनरल मुशर्रफ ने बेनजीर भुट्टो को धमकाया भी था। सीनियर जर्नलिस्ट मजहर अब्बास का कहना है कि जब बेनजीर भुट्टो ने वापस आने का ऐलान किया तो वो दरअसल NRO के खात्मे का ऐलान था, क्योंकि नवाज शरीफ की भी इलेक्शन में जीतने की उम्मीद नहीं थी। तो बेनजीर वाहिद अहम खतरा नजर आ रही थी। हमले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदालत से रुजू किया और अदालत ने FIR दर्ज करने की हिदायत की। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आने के बाद FIR से दस्तबरदार हो गई और चौधरी परवेज इलाही ISI के साबिक सरबरा जनरल हमीद गुल, IB के सरबरा ब्रिगेडियर इजाज शाह के खिलाफ केस दर्ज करवाया और इसमें बेनजीर भुट्टो के खत का हवाला भी दिया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर इनकी जिंदगी को कुछ नुकसान पहुंचा तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। लेकिन बाद में तहकीकाती इदारों को कोई सबूत नहीं मिला और इनके नाम खारिज कर दिए गए। पुलिस ने 2008 में हरकत अल जिहाद इस्लामी के लीडर कारी सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया था और इज़्दादे दहशतगर्दी की अदालत को बताया कि बेनजीर भुट्टो ने अपनी बुक इस्लाम जमहूरियत और मफाहमत में लिखा था कि कारी सैफुल्लाह ने इनके खिलाफ साजिश की है और वो हमले में मुलव्विस हैं, लेकिन सबूतों के उस वक्त ना होने की वजह से कारी सैफुल्लाह को 10 दिन के बाद रिहा कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ खास बात तो यह है कि इस केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर DSP नवाज रांझा एक हमले में हलाक हुए, जबकि 18 अक्टूबर 27 दिसंबर के अहम लोग दो चश्मदीद गवाह खालिद शहनशाह, बिलाल शेख भी अलग अलग जगह में इनकी हलाकत हो गई। दोस्तों, 27 दिसंबर का हमला 18 अक्टूबर की ही कड़ी है। 2017 को वजीर आला मुराद अली शाह ने ऐलान किया था 18 अक्टूबर के वाक़े की तहकीकात की जाएगी। DIG सनाउल्लाह अब्बासी को जिम्मेदारी भी दी गई, लेकिन इसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई, क्योंकि ताकतवर लोग हर दौर में ताकतवर होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आपके प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।